प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा भाग 8। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वीणा ही नहीं बल्कि ये सब जोश में है। कोबरा से जंग की बात इस तरह कर रहे हैं जैसे किसी गली मोहल्ले की टुच्चे बदमाश से उलझना हो। जोश में आप भी हैं केशव भैया, बल्कि आप तो इन सबसे कहीं ज्यादा जोश में हैं। वह कैसे? आप कह रहे हैं कि कानून की किसी दफा को तोड़ने के मुजरिम भी नहीं बनेंगे और कोबरा से जंग भी जीत लेंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कोबरा के खिलाफ हम किसी भी तरह कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ देर पहले हम में से किसी एक की लाश के बदले कोबरा के 10 मेंबर्स की लाशें सड़क पर बिछा देने वाली बात कही गई थी। ऐसा करने वाले को यह नहीं मालूम कि कोबरा के पहले ही हमले के बाद हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। कोबरा के इशारे के बिना प्रशासन तक सड़कों से हमारी लाशें नहीं उठाएगा। ओह! बहुत देर से खामोश शेखर व्यंग भरे खूनी स्वर में गुर्राया। अब मेरी समझ में तेरी मरी हुई आवाज का राज आ रहा है। तुम जोश में हो शेखर, और तू होश भी गंवा बैठा है। हिजड़े की औलाद। दांत भींच कर शेखर ज्वालामुखी के समान दहाड़ा। अगर होश होता तो इस वक्त कोबरा की खूबियां नहीं बल्कि उस फिल्म के घृणित दृश्य याद कर रहा होता जो कुछ देर पहले हमने देखे थे। होश ही नहीं, अपना जमीर तक गंवा दिया है इसने। अगर इसका जमीर इसके पास होता तो आज उसके लिए मरने की बात कर रहा होता जो फांसी के फंदे के नजदीक से इसे खींच लाया। अगर तेरा जमीर जिंदा होता कमीने, तो आज मरने से नहीं डर रहा होता बल्कि इस बात पर फक्र कर रहा होता कि तुझे उस फरिश्ते के काम आते आते मरने का मौका मिल रहा है जिसने तुझे जिंदगी प्रदान की। मुझे केशव भैया के लिए जान दे देने में कोई हिचक नहीं है। फिर आत्महत्या के फैसले में शरीक होने से क्या लाभ? नफे नुकसान की तराजू पर जिंदा रहने वालों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए मंगल कि वे दोस्तों से बेहतरीन शख्स होने का खिताब भी हासिल कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मंगल चीखा। जुबान को लगाम दे घटिया आदमी। दांत भींच कर गरजता हुआ साजिद खड़ा हो गया, वरना यहीं फर्श पर डाल दूंगा। मेरे विचार से तुमसे अलग होने का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग मेरे खिलाफ इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करो। हरामजादे, कहने के साथ ही साजिद उस पर झपट पड़ा। नहीं, केशव हलक फाड़कर चीखा। मंगल के साथ कोई भी किसी किस्म की घटिया हरकत नहीं करेगा। तुम सबको मेरी कसम। सब रुक गए। गहरा सन्नाटा व्याप्त हो गया। सबको जैसे सांप सूंघ गया। चुप भले ही हो गए, परंतु आंखें अभी भी मंगल पर आग बरसा रही थी। मंगल उनमें से किसी से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था और सब चुप एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते रहे। वे बोलो, केशव ने ऊंची आवाज में पूछा। शेखर बोला, आप उल्टे हमें डांट रहे हैं केशव भैया। उस हरामी के बच्चे को कुछ नहीं कह रहे हैं। जिसकी गलती हमारी है और मंगल को गाली देकर तुम फिर वही गलती कर रहे हो। हमारी? सरासर तुम्हारी। मगर कान खोलकर सुन लो, मंगल ने एक भी लफ्ज गलत नहीं कहा। अगर तुम लोग नहीं जानते कि कोबरा चीज क्या है तो उससे जंग शुरू होने से पूर्व जान लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन से भिड़ने से पहले उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना उनके लिए पहला काम होता है जो जंग को फतेह करना चाहते हैं। सब खामोश। केशव ने आगे कहा, कोबरा के बारे में मंगल ने जो कहा है, यकीन मानो बहुत कम कहा है। कोबरा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक संगठन है। इस हकीकत को अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में उतारने के बाद फैसला करो कि कोबरा से टकराना है या नहीं। हर हालत में टकराना है, यानी मरने के लिए तैयार हो? बेशक। अब पहली बार मंगल की तरफ मुखातिब होकर केशव ने कहा, अब जो शब्द मैं तुमसे कहूंगा उन्हें किसी किस्म का नाटक नहीं समझना मंगल। साजिद, शेखर, वीणा और शबीना ने तुम्हारा अपमान किया है। उसकी वजह मैं हूं। ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं
और उतना ही प्यार तुम भी मुझे करते हो, तभी अपनी बेबाक राय दी। सच दोस्त, मैं तुम्हारी राय की बेहद कद्र करता हूँ। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो वह ये है कि इन सबकी राय या फैसला जोश और भावुकता का शिकार है, जबकि वह तुम अकेले हो जिसने विवेक से फैसला किया है। सोनू की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन लोगों की राय से नहीं बल्कि तुम्हारी राय से सहमत हूँ। निश्चय ही कोबरा के सामने हमारी अहमियत उतनी भी नहीं जितनी हाथी के सामने चींटी की होती है। बेशक हमें उसे उलझने का ख्वाब तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह फैसला आत्महत्या करने की कोशिश जैसा है। सब अवाक रह गए। मारे हैरत के आंखें फटी पड़ रही थीं। सब जानते थे कि केशव की झूठी कसम हरगिज नहीं खा सकता। वह सचमुच मंगल के से सहमत होगा। सोनू सहित सब केशव की तरफ देख रहे थे और मंगल अकेला ऐसा शख्स था जिसके होठों पर विजयी पुकार थी। केशव ने आगे कहा, मगर मैं मजबूर हूं दोस्त। क्या मतलब? मंगल ने पूछा। कुछ देर पहले तुमने एक फिल्म देखी थी ना? हाँ। सोनू से उससे आगे पीछे की कहानी भी सुनी है? सुनी है। उसे दिमाग में रख कर जवाब दो, मैं क्या करूं? मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। एक तरफ मेरा अतीत है, दूसरी तरफ वह सच्चाई जो तुमने बयान की। सच्चाई को कबूल करूं तो मुझे अपने अतीत को भूलना होगा, और अगर इस सच्चाई से टकराना होगा, बोलो क्या करना चाहिए? अतीत को भूल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। फैसला मेरे विवेक का भी यही है, मगर मजबूर हूं कि अपने अतीत को मैं भूल नहीं सकता। अगर अतीत को भूल गया तो इस दुनिया में सांस लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या मतलब? जब आदमी मजबूर हो जाता है, हर तरफ से निराश हो जाता है, तो यह काम करता है, आत्महत्या। वही मैंने चुनी है। यानी आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे मम्मी पापा और दीदी के हत्यारे तथा मैं एक ही वायुमंडल में ऑक्सीजन खींचते रहें, यह मुझे मंजूर नहीं। चाहता तो ये हूं कि इस दुनिया में ना रहें, और इस आरज़ू को पूरा करने की तरफ बढ़ने का अर्थ है कोबरा से टकराव। तब फैसला ये करता हूं कि अगर उन्हें मैं नहीं मिटा सकता तो मैं खुद मिट जाऊंगा। मैं उस वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं खींच सकता जिससे वे भी खींचते हैं। यही मेरा फैसला है, अटल फैसला। कोबरा तो क्या, खुद भगवान भी इस फैसले को नहीं बदल सकते। मंगल देखता रह गया। केशव को दरअसल निश्चय न कर सका कि क्या कहे, जबकि उसके बोलने का इंतजार किए बगैर केशव ने आगे कहा, नतीजा यह है कि कोबरा से टकराना होगा। बोलो, क्या मेरे पास इसके अलावा रास्ता है? मेरे ख्याल से है। क्या? आप किंग कोबरा से मिलें, उससे रिक्वेस्ट करें कि आपके और जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स के बीच से हट जाए। इस तरह आपका काम भी हो जाएगा, और निश्चय ही तुम्हारी राय बेहतरीन है, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि वह रिक्वेस्ट पर ध्यान देगा। जब आप उसकी ताकत के सामने सर झुका देंगे तो मुमकिन है कि उसे तरस आ जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर तरस खाए। यानी किसी से रिक्वेस्ट करना एक अलग चीज है दोस्त, और घुटने टेक देना दूसरी चीज। तुम मुझे किंग कोबरा के सामने घुटने टेकने की सलाह दे रहे हो, और मैं किसी के सामने घुटने टेक कर उसके रहम पर एक भी सांस लेना केशव के लिए हराम है। तब तो टकराव के अलावा कोई चारा नहीं है। करेक्ट, मैं तुमसे यही कहलवाना चाहता था। मेरा कोबरा से टकराव अवश्यम भावी है। अब रह जाती है तुम लोगों की स्थिति। यह तो तुम समझते हो कि जब उसका टकराव मुझसे होगा तो उसका निशाना तुम लोग भी होगे, क्योंकि वह तुम ही लोग हो जिन्हें मेरा अपना समझा जाता है। जाहिर है साजिद, वीणा, शेखर और शबीना ने मुझसे अलग रहने का फैसला नहीं किया है। हालांकि इनके फैसले को मैं निहायत बेवकूफ़ाना फैसला मानता हूँ, और स्पष्ट रूप से यह भी कह देता हूँ कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, परंतु इन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी कोशिश से इनके दिलों को चोट पहुंचेगी। ये सोचेंगे कि मैंने इनसे इनकी स्वतंत्रता छीन ली है। स्वतंत्रता से अपने जीवन का फैसला भी नहीं कर सकते थे।
मंगल अभी भूल भी ना पाया था कि केशव ने आगे कहा, ठीक ये स्थिति तुम्हारी है। तुम सबसे मेरा एक ही रिश्ता है, यानी तुमसे भी फैसला बदलने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि सवाल तुम्हारी अपनी आजादी का है। और फिर सच मानो मंगल, मैं सहमत हूँ सिर्फ इस फैसले से। आप कहना क्या चाहते हैं? यह कि जंग शुरू होने से पहले तुम्हें हमसे, हम सबसे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में जो बारूद हम पर बरसने जा रहा है उसके पतंगे तुम्हें भी जलाकर राख कर देंगे। मेरा मतलब यह नहीं था केशव भैया। मंगल एकदम बौखला गया और साजिद आदि की आंखें चमक उठी। ठीक वही हुआ जो वे चाहते थे। वह अब भी कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तात्पर्य यह नहीं था, तुमने सिर्फ अपनी राय व्यक्त की थी, मगर दोस्त, इस जंग के दौरान हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। मंगल चुपचाप देखता रहा। एक लंबी सांस लेने के बाद केशव ने फिर कहा, वीणा आज ही तुम्हारा हिसाब कर देगी। पंडित फाइनेंस कंपनी में तुम्हारा जो शेयर होगा वह दे दिया जाएगा, और उसके बाद कंपनी की पार्टनरशिप से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। रात का 1 बजा था। इसके बावजूद अपनी आंखों पर उसने रंगीन चश्मा चढ़ा रखा था। गरम पतलून, ओवरकोट और ग्लव्स, पैरों में क्रेप सोल के जूते, सिर पर फेल्ट हैट। ललाट पर इतना झुका हुआ था कि लाख चेष्टाओं के बावजूद कोई उसका चेहरा देख पाने में कामयाब नहीं हो सकता था। हाथ में एक टॉर्च थी। उसी के भरोसे वह एक भव्य कोठी के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कमरे में बिल्ली के मानिंद दबे पांव एक अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। इसी कमरे में डबल बेड पर एक शख्स मखमली लिहाफ में छुपा खुर्राटे ले रहा था। टॉर्च वाले व्यक्ति ने अलमारी का हैंडल पकड़कर हल्के से उमेटा, परंतु अलमारी लॉक थी। पलटकर उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। कदाचित उसे चाबी की तलाश थी, जो संयोग से एक अन्य अलमारी के की होल में लगी नजर आई। एक ही रिंग में 4-5 चाबियां थीं। शायद इस कमरे में मौजूद हर लॉक की चाबी उसमें थी। वह दबे पांव उस अलमारी के नजदीक पहुंचा जहां चाबी थी। उसने वह अलमारी खोली। गर्ज यह कि बिना किसी शोर शराबे के जब वह इस कोठी की बैल्कनी से, तब उसके पास किसी के एक जोड़ी कपड़े और जूते थे। कपड़े भी वे जो शायद मालिक ने आज सारे दिन पहने होंगे। हवा तेज चल रही थी। भव्य कोठी के मुख्य द्वार पर दरबान को बीड़ी सुलगाने एक कोने में जाना पड़ा, क्योंकि वहां जहां ब्रह्म खड़ा था तीली सुलगाते ही बुझ जाती थी। उस वक्त उसने दीवार की तरफ मुंह करके तीली जलाई ही थी कि काफी देर से हाथ लगाए खड़ा केशव अंदर प्रविष्ट हो गया। जब तक दरबान बीड़ी सुलगाने के बाद पुनः नियत स्थान पर पहुंचा, तब तक केशव लॉन के बीच बनी सड़क को न केवल पार कर चुका था, बल्कि इमारत के खुले दरवाजे को भी पार करके बेधड़क हॉल में पहुंच गया था। वहां एक अधेड़ आयु की महिला सोफे पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। नमस्ते आंटी, केशव ने कहा। वह चौंकी, चेहरा उसकी तरफ उठाकर बोली, कौन हो? केशव। केशव, ऐसा लगा जैसे दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रही हो कि यह नाम उसने कहीं सुना है या नहीं। नाकाम होने पर बोली, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटे। पहचानेंगी कैसे? उसके नजदीक पहुंचकर पूरी बेतकल्लुफी के साथ एक सोफा चेयर पर बैठता हुआ केशव बोला, मैं आपसे मिली पहली बार रहा हूं, मगर तुम हो आपके बेटे और बेटी का दोस्त अजीत और नेहा? जी हाँ, लंदन में पढ़ते हैं ना वे? ओह, क्या तुम भी वहीं पढ़ते हो? हाँ, अजीत वाली क्लास में, जहाँ मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, उसी में शामिल होने की वजह से यहाँ आना पड़ा। ओह, अब समझ गई। अजीत और नेहा कैसे हैं? ठीक है। अपने बच्चों में भला किसकी दिलचस्पी ना होगी? अतः स्वेटर एक तरफ रख दिया और बोली, पढ़ते लिखते भी हैं या घूमते फिरते रहते हैं? दोनों काम करते हैं। क्या मतलब? जरा जल्दी में हूँ आंटी, दोपहर की फ्लाइट से जाना है, केशव ने कहा। अजीत ने अंकल के लिए एक खास ये गिफ्ट भेजा है। क्या है ये? है, मगर जल्दी से बुलाइए उन्हें।
बुला तो लूं, मगर मैसेज तो तुम मुझे भी दे सकते हो। नहीं, आपको नहीं दे सकता। क्यों? महिला के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। अजीत ने मना किया था, कहा था कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ अंकल को ही दूं। प्लीज जल्दी से बुला दीजिए ना उन्हें। अजीब बात है, हैरतयुक्त स्वर में वाक्य के बाद महिला ने ऊंची आवाज में पुकारा, अजीत सुनिए, अजीत के पापा। क्या है? एक कमरे से लठमार स्वर निकला। जरा देखिए तो कौन आया है। हाँ, केशव ने कहा, पहचानते हैं। इससे पहले कि महिला सवाल करे, उस दरवाजे से कुकरेजा निकला जिससे कुछ देर पहले लठमार आवाज निकली थी। उसके हाथ में अखबार था और केशव पर नजर पड़ते ही उसके जहन को 440 वोल्ट का शॉक लगा। तो तुम मुंह से एकदम निकल गया। जी हाँ, खड़े होते हुए केशव ने कहा, मैंने कहा था ना आंटी कि अंकल मुझे पहचानते हैं। तुम यहाँ? सॉरी अंकल, मैं अजीत के मैसेज आपको अक्सर ऑफिस में देता रहा हूँ, मगर मजबूरी में आज यहाँ आना पड़ा। दरअसल दोपहर की फ्लाइट से मुझे एक मैसेज है। केशव ने अपने होठों पर रहस्यमय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, कहें तो यहीं आंटी के सामने दे दूं। वैसे अजीत ने अकेले में बात की करने के लिए कहा था। कुकरेजा की समझ में बात तुरंत आ गई। केशव की धमकी को वह समझ रहा था। बोला, आओ। थैंक यू कहकर केशव उसकी तरफ लपका। इधर केशव ने दरवाजा बंद करके अंदर से चटकनी चढ़ाई, उधर कुकरेजा का चेहरा फक पड़ गया। रोंगटे खड़े हो गए। केशव मुस्कुराया। कुछ ऐसी जालिम मुस्कान थी वह कुकरेजा के कलेजे में नश्तर की तरह घुस गई। अपने ही अंदर से उसे ऐसी आवाज आई जैसे फट रहा हो। सैकड़ों रंग चेहरे से ठीक इस तरह गुजरे जैसे कैबरे डांसर के जिस्म से गुजरते हैं। केशव के होठे नहीं बल्कि चेहरा मुस्कुरा रहा था। कुकरेजा ने बड़ी मुश्किल से पूछा, क्या बात है? मुझसे क्या चाहते हो तुम? बदला, रिवेंज, प्रतिशोध, इंतकाम। बदला? वह हकला गया। हालांकि केशव ने बहुत जुल्म सहे हैं कुकरेजा, वह एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, मगर फिर भी दूसरों पर जुल्म करना नहीं सीखा। केशव सिर्फ इंसाफ करता है। गुनहगार को उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना बड़ा उसका गुनाह। कुकरेजा की जुबान तालू से जा चिपकी। बोलो, मैं न्याय की बात कर रहा हूं ना? हाँ, किसी अज्ञात ताकत ने कुकरेजा से कहलवाया। तुम प्रत्यक्ष रूप से मुझ पर जुल्म करने वाले में नहीं थे। केशव ने धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, जिन्होंने जुल्म किए उनकी भरपूर मदद की थी तुमने। एक बार कॉल बेल चेंज करके, दूसरी बार ऑफिस रजिस्टर पर जुनेजा की उस वक्त की अटेंडेंस लगाकर जब वह बब्बन और उसके साथियों के साथ हमारे घर में इस दुनिया का सबसे घृणित खेल खेल रहा था। बोलो कुकरेजा, क्या मैंने एक भी लफ्ज गलत कहा है? क्या ये काम तुमने नहीं किए थे? उसी अज्ञात ताकत ने कुकरेजा से कहलवाया, किए थे। गुड, केशव ने पूछा, कोर्ट में यह बात कह सकते हो? सक पका गया बोला, तो तुम्हें शायद मालूम नहीं कि कोबरा से हम लोगों का सौदा हो गया है। इस बात की गारंटी का उसने 1 करोड़ रुपए लिया है कि तुम हमें मार नहीं सकते। मेरी समझ में तो आज तक यही नहीं आया कि कोबरा से इस तरह के सौदे लोग करते क्या सोचकर हैं। केशव ने कहा, जब तुम मरी जाओगे तो उससे यह कहने कौन जाएगा कि सौदा पूरा नहीं किया? जुनेजा, बब्बन, तुम तो नहीं जा पाओगे ना, फिर इस सौदे से तुम्हें क्या लाभ हुआ? मैं और जब बब्बन भी मर जाएगा तब? उससे पहले कोबरा के मेंबर तुम्हें। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर बहुत आगे तक मत पहुंचो कुकरेजा। सिर्फ वहां तक सोचो जहां तक हालात पहुंचे हैं। और फिलहाल हालात इस दौर में है कि कोबरा के मेंबर अभी तक मुझे कत्ल करने में कामयाब नहीं है और मैं यहाँ कमरे में पहुंच चुका हूँ। कमरा अंदर से बंद है। बहुत आसानी से मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ और गारंटी है कि उससे पहले कोबरा के मेंबर मुझे नहीं पा पाएंगे। कुकरेजा के होश उड़ गए। बड़ी मुश्किल से बोला वह, यह जानने के बावजूद तुम मेरा कत्ल करोगे कि कोबरा से हमारा सौदा हो चुका है? यह जानने के बावजूद ही मैं यहाँ आया हूँ। मारे खौफ के कुकरेजा कांप उठा।
केशव मुस्कुराया, बोला, मगर डरो नहीं, मेरी नजर में तुम्हारा गुनाह इतना नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। फिर क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इतना, कहने के साथ ही केशव ने अपनी जेब से लंबा चाकू निकाल लिया। नहीं, जबरदस्त चिंगार के साथ कुकरेजा पीछे हटा। कर चेहरे पर खतरनाक भाव लिए केशव ने गरारीदार चाकू खोला। कम से कम 12 इंच लंबे चाकू के चमचमाते फल पर नजर पड़ते ही साक्षात मौत कुकरेजा के चेहरे पर तांडव करने लगी। जिस्म का सारा खून मानो एक ही झटके में पानी में तब्दील हो गया था। हलक फाड़ कर चिल्लाया वह, बचाओ बचाओ बचाओ, मगर केशव ने उस पर हमला नहीं किया, उसकी तरफ बढ़ा तक नहीं वह। तभी बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से भड़बड़ाए जाने लगा, साथ ही महिला के चीखने की आवाज भी आ रही थी। केशव ने पूरी बेरहमी के साथ अपने ही जिस्म पर चाकू के वार करने का शुरू कर दिए और उसकी हलक से चीखें निकलने लगी। जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे और केशव की इस हरकत ने कुकरेजा को मानो पागल कर दिया। चीखना भूल गया वह, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मारे हैरत के बुरा हाल था उसका। लगा कि केशव कहीं पागल तो नहीं हो गया है, और सचमुच केशव पागलों की तरह अपने जिस्म पर अटैक कर रहा था। इससे पहले कि कुकरेजा कुछ समझ पाए, केशव लहूलुहान हो चुका था। कपड़े जगह जगह से फट गए थे और फिर चाकू कुकरेजा की तरफ तान कर वह गुर्राया, खबरदार, अगर मेरी तरफ बढ़े तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुकरेजा अवाक, हैरान। उसी हालत में चाकू हाथ में लिए केशव दरवाजे की तरफ लपका, चटकनी गिरा दी। दरवाजा एक ही झटके से खोला उसने। मिसेस कुकरेजा और दरबान लंबी लंबी चीखों के साथ पीछे हट गए। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो यह चाकू अंदड़ियां बाहर फेंक देगा। दोनों के होश फाख्ता। तभी कमरे से कुकरेजा चीखा, हट जाओ रिश्वा, इसे रोकना नहीं बहादुर, मेरे ख्याल से पागल हो गया है ये। कुकरेजा उसके पीछे था। न दरबान की समझ में कुछ आया और ना मिसेस कुकरेजा की, क्योंकि बचाओ बचाओ की आवाज उन्होंने कुकरेजा की सुनी थी, जबकि उसके जिस्म पर खरोंच तक नहीं थी। आनन फानन में केशव सड़क पर पहुंच गया। कोठी के गेट से थोड़ी हटकर खड़ी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर गाड़ी एक झटके से सड़क पर दौड़ती चली गई। गेट पर खड़े कुकरेजा, उसकी मिसेज और दरबान चेहरों पर सारे जमाने की हैरत लिए गाड़ी के पिछले हिस्से को देख रहे थे। केशव की हरकत उन्हें पागल कर देने के लिए काफी थी और वे पागल हुए जा रहे थे। सबसे बुरा हाल तो कुकरेजा का था। गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, मगर अभी भी वे हक्के बक्के से उसी दिशा में देख रहे थे। काफी देर बाद मिसेस कुकरेजा ने पूछा, ये सब क्या है, क्या हुआ था उसे? मुझे नहीं पता, शायद कोई दौरा उठा हो। दौरा? हाँ, बातें करते हो। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और लगा अपने ही जिस्म पर बसाने। अपने जिस्म पर? हाँ। मगर आप क्यों चीखे थे? उसके चाकू निकालने पर मैं समझा कि वह मुझे मार डालने वाला है। अजीब बात है अजीत। और नेहा का क्या मैसेज लाया था वह? अजीत और नेहा से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? ओह, कुकरेजा इस तरह उछला जैसे उसे कुछ याद आया हो। तुरंत पलटकर हॉल की तरफ भागा। कांपते हाथों से उसने नंबर डायल किया। भागकर उसके नजदीक आती हुई मिसेस कुकरेजा ने पूछा, किसे फोन कर रहे हो? तुम चुप रहो, कुकरेजा चीखा। वह सहम गई। संबंध स्थापित होते ही वह बोला, मैं कुकरेजा बोल रहा हूँ। अभी अभी मेरे घर केशव आया था जुनेजा। केशव? हाँ, यह मालूम होने के बावजूद आया था कि कोबरा से हमारा सौदा हो चुका है। फिर अपने चाकू से खुद ही को बुरी तरह जख्मी कर लिया उसने। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कहने के बाद कुकरेजा ने सारी घटना एक ही सांस में जुनेजा की खोपड़ी में घुसा दी और जुनेजा की खोपड़ी घूम गई। कुछ बोल ना सका वह। जुनेजा, तुम चुप क्यों हो गए? क्या सोचने लगे तुम? सोच रहा हूं कि आज कहीं सुबह सुबह तो नहीं लगा ली तुमने। क्या बकवास कर रहे हो? मैं पूरी तरह होश में हूं। मैं आ रहा हूं, उसने कहा। ओके। दांतों पर दांत जमाए जख्मी केशव के दाएं पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता जा रहा था। गाड़ी 100 से ऊपर भाग रही थी। लहू से सना चाकू उसके बगल वाली सीट पर पड़ा था।
हाथ अपने ही खून से सने होने के कारण स्टीयरिंग पर भी जगह जगह खून लग गया था। ड्राइविंग सीट तो खून से सन चुकी थी। केशव 5 मिनट बाद उसकी कार सुनसान और उजाड़ पड़े खंडर में दाखिल हुई। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर स्कूली खाती ब्रेकों की तीव्र चरमराहट के साथ खंडर में खड़ी एक और फिएट के नजदीक रुकी। तभी फिएट का दरवाजा खुला। शेखर बाहर निकला। तभी एक चाकू संभाले केशव भी बाहर निकल चुका था। केशव की हालत देखते ही शेखर की हलक से चीख निकल गई। चीखा और आपने ये अपनी हालत क्या बना ली है भैया? शट अप के साथ ही केशव चाकू उसकी तरफ उछालता हुआ बोला, लो। शेखर ने चाकू लपका। केशव बोला, जल्दी करो। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा केशव भैया। बको मत, केशव चीखा। टाइम बहुत कम है। 1 मिनट भी इधर से उधर हो गया तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। मगर भैया जल्दी करो बेवकूफ। कहने के साथ ही केशव ने उछलकर शेखर के जबड़े पर मुक्का रसीद कर दिया। शेखर के हलक से चीख निकल गई। फिर जवाब में शेखर ने उस पर चाकू से हमला किया। खच, चाकू की पीठ में पेवस्त हो गया। मुंह से करहा निकली। जख्म से खून का फव्वारा। अभी केशव संभल भी ना पाया था कि शेखर ने अगला वार किया और इसके बाद वह इस तरह केशव के जिस्म पर वार करता चला गया जैसे सचमुच उसके ऊपर पागलपन का दौरा चढ़ गया हो। दांत सख्ती से भींच रखे थे उसने। ठहरो शेखर, 1 मिनट बाद केशव ने कहा। शेखर इस तरह रुक गया जैसे इलेक्ट्रिक बुत का स्विच ऑफ कर दिया गया हो। खून से सरौवार शेखर को बहुत ध्यान से देखा केशव ने। कई बार ऊपर नीचे देखने के बाद बोला, ठीक है, चाकू मुझे दो। शेखर ने चाकू उछाला। लपकने के बाद केशव एक झटके से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, यहाँ से फौरन साजिद के पास पहुंचो। शेखर फिएट में प्रविष्ट हो गया। अभी फिएट स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि केशव की मारुति टर्न होने के बाद फर्राटे भरती हुई खंडर से बाहर आकर सड़क पर दौड़ने लगी। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। थाने में दाखिल होते ही केशव चीखा, मारने की कोशिश की गई है मुझे। कई पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े। संभाला। केशव की हालत उतनी खराब थी नहीं जितनी दर्शा रहा था। खुद को बहुत बौखलाया हुआ प्रदर्शित कर रहा था वह। चाकू अभी तक उसके हाथ में था। सिपाही उसे संभाले इंस्पेक्टर के ऑफिस की तरफ ले जा रहे थे। तभी इंस्पेक्टर ऑफिस से बाहर निकला। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, शेखर केशव चीखा। वह मुझे जान से मार देगा। इस चाकू से मुझे मार डालना चाहता है। कौन? इंस्पेक्टर ने पूछा। किसने जख्मी किया तुम्हें? वह कुकरेजा। कौन कुकरेजा? मुझे मेडिकल एड दिलवाइए, केशव चिल्लाया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए वरना मैं मर जाऊंगा। और इतना चीखने के बाद खुद को बेहोश दर्शा दिया है उसने। जिस्म ढीला छोड़ दिया। चाकू जमीन पर। पुलिस वालों ने उसको गिरने से रोका। उठाकर इसे जीप में डालो, अस्पताल ले चलो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। फिर मेडिकल एड के बाद उसने होश में आने का नाटक किया। डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच होने वाली सारी वार्ता उसने सुनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके जिस्म पर कुल 7 जख्म हैं, जिनमें से 2 प्राण घातक हैं। इंस्पेक्टर ने उसे मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। केशव ने होश में आने का नाटक ठीक उस वक्त किया जब मेडिकल रिपोर्ट इंस्पेक्टर के हाथ में आ गई। करहा कर आंखें खोलते देख इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम? केशव। ये चाकू तुम्हें किसने मारे? इसने। अपनी उंगली कुकरेजा की तरफ उठाकर केशव चीखा, इसी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ये बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर, कुकरेजा चिल्लाया। झूठ मत बोलो। क्या उस कमरे में तुमने मुझ पर चाकू से हमला नहीं किया? बड़ी से मैं यहाँ से निकल कर भागा था। इंस्पेक्टर देखो, ये मेरे खून की बूंदें अभी भी यहाँ पड़ी हैं हॉल के फर्श पर। मैं यहीं से भागा था। बुरी तरह बौखलाए कुकरेजा ने वहां मौजूद जुनेजा की तरफ देखा। अब उनकी समझ में आ रहा था कि केशव क्या चाहता है। उसने आगे बढ़कर अभी कुछ कहना ही चाहा था कि इंस्पेक्टर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुकरेजा से पूछा, क्या आप मिस्टर केशव को जानते हैं? जी हाँ। क्या यह हमला आप ही ने इस पर किया था? नहीं। क्या आज सुबह
यह यहाँ आया था? जी हाँ। क्या हुआ था उस वक्त? कुकरेजा ने बताया। अपनी जेब से चाकू निकालकर इसने खुद ही को मारना शुरू कर दिया था। खुद ही को? इंस्पेक्टर की आंखें गोल हो गईं। तभी केशव ने कुछ बोलना चाहा। इंस्पेक्टर ने उसे चुप रहने के लिए कहकर कुकरेजा से सवाल किया। यह हरकत इसने कहाँ की? उस कमरे में, जिसका फर्श अभी तक खून से सना पड़ा है। चलिए वहीं चलकर बात करते हैं। सभी लोग कमरे में पहुंचे। ध्यान से फर्श पर पड़े खून का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर ने केशव से सवाल किया। क्या मिस्टर कुकरेजा ने चाकू अपनी जेब से निकाला था? नहीं इंस्पेक्टर, उस मेज की दराज से। उस वक्त इंस्पेक्टर मेज की दराज खोलकर देख रहा था जब कुकरेजा ने कहा, सोचने वाली बात है इंस्पेक्टर, अगर मैंने इस पर चाकू से हमला किया होता तो क्या हमारे जिस्म या कपड़ों पर इसके खून का एक भी धब्बा नहीं होता? तुमने साफ कर लिया होगा, केशव बोला। और हाथ पैर ही नहीं बल्कि कपड़े और चेहरे तक खून से सन गया था। जिस्म से तो खैर मान लिया, मगर ये कपड़े बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर इनसे खून की एक बूंद भी साफ की गई है। तुम पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। पुलिस को धोखा देने की कोशिश तुम कर रहे हो? कुकरेजा गुर्राया। अगर नहीं तो बोलो, मेरे इन कपड़ों पर खून की एक बूंद भी क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कपड़े बदल लिए हैं। क्या मतलब? उस वक्त तुमने कपड़े पहन रखे थे दूसरे। क्या बक रहे हो? सच यही है इंस्पेक्टर, वह उसकी तरफ पलट कर बोला। इस सारी कोठी की तलाशी ली जाए। मेरे ख्याल से इसने खून से सने अपने जूते और कपड़े इस कोठी में ही कहीं छुपाए होंगे। तलाशी शौक से ली जाए, कुकरेजा ने कहा, और तलाशी ली गई। एक रेन वाटर पाइप में ठूसे कुकरेजा के एक जोड़ी कपड़े और जूते पुलिस को मिल गए। खून से सरोबार थे वे, और उन्हें देखकर तो कुकरेजा पागल हो उठा। ये मेरे कपड़े रेन वाटर में कैसे पहुंच गए? और ये खून? कपड़े आप ही के हैं? उसकी बात बीच में काटकर सब इंस्पेक्टर ने कुकरेजा से सख्त स्वर में पूछा। कपड़े तो मेरे ही हैं, मगर इससे आगे आपको जो भी कहना है अदालत में कहिएगा, मिस्टर कुकरेजा। इंस्पेक्टर गुराया। फिलहाल आप स्वयं को पुलिस हिरासत में समझें। इलाहाबाद की कोर्ट में मुझ पर एक मुकदमा चल रहा है सर। अपने वकील की हैसियत से केशव कोर्ट में कह रहा था। इस बात यह कोर्ट पुष्टि कर सकती है कि मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वहां से टाइम ले रखा है। उस मुकदमे का तलाक मिस्टर से इनसे भी है और एक कैसेट है मिलॉर्ड, जो मुझे इस केस में साबित कर सकती है। उसी कैसेट के बारे में मैं बात करने के लिए मिस्टर कुकरेजा की कोठी पर गया था। जब मैंने इनसे उस कैसेट के बारे में थोड़ा सख्ती से पूछा तो इन्होंने अपनी मेज की दराज से चाकू निकालकर मुझे मारने की कोशिश की। यह झूठ है योर ऑनर, कुकरेजा के वकील ने कहा। वास्तविकता यह है कि यह शख्स मिस्टर कुकरेजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ब्लैकमेल? इसने मिस्टर कुकरेजा से कहा कि या तो इलाहाबाद कोर्ट में इसके पक्ष में गवाही दे, अन्यथा यह उन्हें फंसा देगा। मिस्टर कुकरेजा नहीं माने तो यह वही प्रयास कर रहा है। अपने जिस्म पर खुद ही चाकू मारकर मिस्टर को यह दफा 307 के अंतर्गत जटिल मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। केशव न्यायाधीश की तरफ पीट करके खड़ा होने के बाद बोला कि जख्म मेरे पीठ के बीचों बीच है। इस जख्म की नाप भी अन्य जख्म की तरह मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है। क्या पीठ के बीचों बीच इस तरह का जख्म कोई व्यक्ति खुद बना सकता है मिलॉर्ड? कुकरेजा के वकील के पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था। इन लोगों ने पुलिस को भी धोखा देने की कोशिश की। खून से सने मिस्टर कुकरेजा के कपड़े रेन वाटर पाइप में घुसे मिले थे, और अब मिस्टर कुकरेजा की जमानत की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक सारे साक्ष्य इनके खिलाफ हैं सर, और मुझे मिस्टर कुकरेजा से अपनी जान का खतरा है। अतः इनकी जमानत स्वीकार न करके मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। कुकरेजा के वकील ने कोशिश तो की, मगर उसके पास कोई ठोस दलील नहीं थी, और कानून के बेटे ने कोर्ट से एक बार फिर वह करा लिया जो चाहता था वह, यानी कुकरेजा को हथकड़ियां डालकर जेल ले जाया गया। ये क्या हो रहा है जुनेजा? कचहरी परिसर से बाहर निकलते ही बब्बन ने कहा। हमारे देखते ही देखते कुकरेजा के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गईं। उसे जेल ले जाया गया और हम कुछ ना कर सके।
हद हो गई है। तो हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपना पहला हमला वह सांप का बच्चा इस अंदाज में करेगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी से बदला लेने के लिए इस तरह से भी कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ये करना क्या चाहता है? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? नहीं, दफा 307 में सजा कम से कम 10 साल की है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास। फिर कुकरेजा को लंबी सजा करवाना चाहता है वह, ताकि बाकी जिंदगी जेल में सड़ जाए और जब निकले तो कुकरेजा की लाश ही जेल से निकले। जरा सोचो, अगर आज कुकरेजा को आजीवन कारावास हो जाए तो क्या वह जीवित बाहर आ सकेगा? उसकी जिंदगी के 20 साल तो अब बाकी भी नहीं है। यही सोचकर तो उसने। मगर क्या केशव उसे कत्ल नहीं करना चाहता? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके परिवार पर किए गए किसी भी जुल्म में कुकरेजा शामिल नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। कॉल बेल चेंज करने, मेरी अटेंडेंस लगाने और तीरथ सिंह का काम करने जैसे उसने ये काम किए थे। खुद पर चाकू से वार करने से पहले बात सांप के बच्चे ने खुद कुकरेजा से कही थी। मगर मगर जो सजा उसने कुकरेजा को देने की योजना बनाई है, मेरे अपने ख्याल से वह कत्ल से कहीं ज्यादा सख्त है। वह कैसे? जरा सोचो, जिसे इस उम्र में आजीवन कारावास की सजा हो उसके बारे में सोचो। जेल की चारदीवारी में वह किस तरह तड़पता होगा, जिसे मालूम हो कि इस जीवन से बाहर नहीं निकल सकता। इसे कहते हैं मौत तक पहुंचने के लिए एड़ियां लड़ना। क्या केशव अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा? प्लानिंग बड़ी सॉलिड है उसकी। उस वक्त हमारे वकील के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं था। अपनी पीठ पर ही जख्म दिखा दिया। सोचने वाली बात है, उसकी पीठ पर चाकू किसने मार दिया? भगवान जाने क्या किया है कमबख्त ने। उधर कुकरेजा के खून से सने कपड़े और जूते उसके कमरे में फेंकने का आदि पॉइंट भी है, जिसकी वजह से ही जमानत 56 और 5 देख लेना, यही पॉइंट्स सारे केस में कुकरेजा के खिलाफ जाएंगे। तो क्या अब हम कुकरेजा के लिए कुछ नहीं कर सकते? करना क्यों नहीं है? क्या करेंगे? जवाब में जुनेजा ने यह कहा, गाड़ी गेम्स क्लब की तरफ ले चलो। होठों पर विजयी मुस्कान लिए केशव ने कोर्ट से बाहर कदम रखा ही था कि एक खूबसूरत लड़की ने उसके नजदीक आते हुए कहा, हेलो मिस्टर केशव। हेलो। केशव ने उसे ध्यान से देखा। लड़की ने अपनी गोरी मुट्ठी उसके सामने फैलाकर खोल दी और गोरी हथेली के बीचों बीच रखी थी सोने की गिन्नी को देखते केशव के मुंह से निकला, ओह। उसने मुट्ठी बंद की, बोली, किंग कोबरा ने आपको याद किया है। केशव इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। गेम्स क्लब की रिसेप्शनिस्ट से जुनेजा ने कहा, हमें मिस्टर डफरिन से मिलना है। नेम प्लीज। शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स। आप जा सकते हैं। कहने के साथ ही उसने अपने पास से टोकन दिया और बोली, ये लिफ्टमैन को दे दीजिएगा, तभी आप प्राइवेट लिफ्ट में सफर कर सकेंगे। ओके कहने के साथ बब्बन ने टोकन उठा लिया। वे घूमकर काउंटर के पीछे पहुंचे। दरवाजा खोलकर एक गैलरी में। गैलरी सुनसान पड़ी थी, किंतु चूंकि 50 लाख देने एक बार पहले भी वे यहाँ आए थे, इसलिए बढ़ते चले गए। एक मोड़ के बाद ऐसे मोड़ पर पहुंचे जिस पर प्राइवेट लिखा था। शटर बंद था और लिफ्ट में एक व्यक्ति नजर आ रहा था। उसने लिफ्ट के अंदर से ही हाथ बाहर निकालते हुए कहा, टोकन। बब्बन ने टोकन उसकी हथेली पर रख दिया। अच्छी तरह जांच करने के बाद उस व्यक्ति ने लिफ्ट का लीवर खोला और वह लिफ्टमैन नहीं था, जो उन्हें उस वक्त मिला था जब वे 50 लाख देने यहाँ आए थे। मगर देखने से यह भी उसी की तरह लिफ्टमैन कम गुंडा ज्यादा लगता था। पहले भी दोनों लिफ्ट में प्रविष्ट हुए। लिफ्टमैन पिछली बार की तरह करीब 10 मिनट तक लिफ्ट धरती के गर्भ में समाती रही। हल्के झटके के साथ लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुलने पर बाहर निकले 2 कद्दावर व्यक्ति उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। वे उन्हें जिस ऑफिस में ले गए उसकी सजावट बेहद शानदार थी। पिछली बार उन्हें इस ऑफिस में नहीं बैठाया गया था। जुनेजा ने पूछा, मिस्टर डफरिन कहाँ हैं? अभी आते हैं, कहकर दोनों कद्दावर व्यक्ति ऑफिस से बाहर चले गए। कुछ देर बाद उनके ठीक सामने वाली दीवार में सरसराहट के साथ दरवाजा उत्पन्न हो गया। सामने एक लंबा और सांवला व्यक्ति खड़ा नजर आया। जुनेजा और बब्बन
कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। मुस्कुराता हुआ डफरिन उनके समीप पहुंचा। हेलो मिस्टर डफरिन, जुनेजा ने हाथ मिलाया। उसके बाद बब्बन ने, और बब्बन से हाथ के बाद डफरिन मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बैठिए। जुनेजा और बब्बन बैठ गए। कहिए, डफरिन बोला, क्या आप यह नहीं कि आज हम दोनों क्यों आए हैं, ये नहीं जानते क्या? डफरिन ने चांसलर सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, हमें मालूम है। क्या? मिस्टर नरेंद्र कुकरेजा जेल पहुंच चुके हैं। जुनेजा ने चौंक कर पूछा, आपको मालूम है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं मालूम? एक बब्बन बुराया। घुमा कोबरा का काम सिर्फ यह मालूम रखना है कि कहाँ क्या हो रहा है, या कहीं काम भी किया जाता है। बब्बन, जुनेजा गुर्राया, किस तरह बात कर रहे हो तुम? टोको मत मुझे, बब्बन चीखा। 50 लाख रुपए दे रखे हैं, कोई मजाक नहीं है। तुम पागल हो गए हो? प्लीज मिस्टर जुनेजा, डफरिन ने कहा, इन्हें बोलने दीजिए। मारे गुस्से के बब्बन का चेहरा बुरी तरह भभक रहा था। बोलिए मिस्टर बब्बन, क्या कहना चाहते हैं आप? जब आपको मालूम था कि यह सब हो रहा है तो होने क्यों दिया गया? आपके इस सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प है। क्या? किंग साहब देखना चाहते थे कि लड़का क्या कर रहा है। कहते हुए डफरिन मुस्कुराया। क्या मतलब? मुझे भी हैरत है। पहले कभी किंग साहब ने किसी मामले में ना इतनी दिलचस्पी ली है और ना इतने विचित्र आदेश दिए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप जानते हैं कि किंग साहब सीधे कभी किसी मामले में दिलचस्पी नहीं लेते। कोबरा में जिस ओहदे पर मैं हूँ, उस ओहदे पर 50 शख्स हैं, और जो भी काम उन्हें मिलता है हमें उनमें से किसी के सुपुर्द किया जाता है। हम जानते हैं, यह भी जानते हैं कि आपका काम उन्होंने मेरे सुपुर्द किया है, यानी इस काम का इंचार्ज दिया गया है मुझे। जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि अब हम सिर्फ आपसे बात करें। इंचार्ज नियुक्त करने के बाद उन्होंने संबंधित मिशन में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। कहना चाहिए कि मिशन को भूल से जाते हैं वे। मगर मगर इस मिशन में उनका पार्ट बड़ा विचित्र है। क्या मतलब? किंग साहब इस मिशन में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्पी ही नहीं ले रहे, बल्कि बड़े अजीब अजीब आदेश दे रहे हैं। हम समझे नहीं। केशव और उसके साथी रूपनगर में रहते हैं। मैंने उस इलाके के खतरनाक कोबरा को उन्हें यह बताने भेजा कि आप लोगों से हमारा सौदा हो गया है। जब मैं उसे भेज रहा था तब किंग साहब का आदेश मिला कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर केशव और उसके साथी कोई नाजायज हरकत भी करें तो उन्हें कोई जवाब ना दिया जाए। पहले तो मैं इसी आदेश से चकरा गया। उनसे सवाल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर खतरनाक कोबरा के साथ केशव जिस तरह पेश आया, उसके जवाब में कोबरा के नियमों के मुताबिक उस कोठी को बम से उड़ा देना चाहिए था, जिसमें खतरनाक कोबरा का अपमान हुआ। मगर जब मैंने यह रिपोर्ट किंग साहब को भेजी तो उन्होंने केशव के खिलाफ कोई कदम न उठाने का हुक्म दिया। क्यों? इस क्यों का जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं, मगर उनसे सवाल कोई कर नहीं सकता। डफरिन कहता चला गया। इसी तरह केशव ने जो कुछ आज तक किया वह सब भी कोबरा के मेंबर्स की आंखों के सामने हो रहा था। जिस क्षण चाहते उसकी हरकतें रोकी नहीं जा सकती थी, बल्कि हमेशा के लिए उसे खत्म भी किया जा सकता था। मगर किंग साहब के सख्त आदेश थे कि केशव को ना रोका जाए। जो वह करे करने दो, सिर्फ वॉच करो और देखो वह क्या किस तरह करता है। हर पल की रिपोर्ट हमें देते रहो। बस मैं यही करता रहा। यानी केशव की हरकत आपको मालूम है? बेशक। तो बताइए, उसकी एक पीठ पर चाकू कैसे लग गया? बब्बन ने पूछा। शेखर नामक उसके एक साथी ने मारा था। ओह, कहाँ? मिस्टर कुकरेजा की कोठी और थाने के बीच एक खंडहर पड़ता है। प्लानिंग के मुताबिक शेखर वहां पहले ही पहुंच गया था। केशव कुकरेजा की कोठी पर जब खुद को जख्मी करने के बाद वहां पहुंचा तब उसी चाकू से शेखर ने उस पर वार किए। उस वक्त शेखर ने कुकरेजा के वही कपड़े पहन रखे थे जो कल रात ही उसकी कोठी से चुरा लिए गए थे। बाद में केशव सीधा थाने और शेखर वे कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहनने के बाद की कोठी के बैक लॉन में
रेन वाटर पाइप में कपड़े उसी ने ठूसे होंगे। नहीं। फिर कुकरेजा की कोठी की छत पर केशव का साजिद नामक साथी पहले से छिपा हुआ था। उसने बैकलॉन में एक तार लटका रखा था। शेखर ने कपड़े तार के निचले हिस्से में लपेटे और साजिद ने उन्हें ऊपर खींचकर पाइप में ठूस दिया। इस काम में 2 आदमियों का इस्तेमाल किया। टाइम की बचत। अगर ये बातें हमारे वकील को पहले बता दी जाती तो शायद वह कुकरेजा की जमानत कराने में कामयाब हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सबूतों के अभाव में कोर्ट के लिए यह सब तुम्हारे वकील द्वारा गढ़ी गई कहानी होती। डफरिन ने कहा। केशव ने सारा काम बड़े सुनियोजित तरीके से किया है। यहाँ तक कि उन जूतों पर खंडर की मिट्टी तक नहीं मिलेगी जो वहां शेखर ने पहन रखे थे। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स, वे तो सिर्फ केशव के मिलने हैं। व्यक्ति के इतने अस्पष्ट हैं कि एक्सपर्ट भी बता नहीं सकता किसके हैं। ओह, अब शायद आपको यकीन आ गया होगा कि कोबरा की गैर जानकारी में कुछ भी नहीं हो रहा। यकीन तो आ गया, मगर इस स्मार्टनेस का हमें क्या लाभ मिला? यही ना कि कुकरेजा संगीन जुर्म में जेल चला गया। घबराइए नहीं, स्थिति अभी हमारी पकड़ से बाहर नहीं है। बल्कि अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि स्थिति हमारी पकड़ से बाहर नहीं होती। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? केवल किंग साहब की तरफ से हरी झंडी मिलने की देर है। बब्बर ने कहा। किंग साहब से हमारी बात कराइए। सॉरी, इस मिशन का इंचार्ज मैं हूं। आप सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। किंग साहब से बात मैं करूंगा। पट्टियों से ढके केशव के जिस्म को देखकर किंग कोबरा हौले से मुस्कुराया। बोला, ये अपना क्या हाल बना लिया है तुमने? मैंने नहीं, कुकरेजा ने। जवाब सुनकर किंग कोबरा ने ठहाका लगाया। इस तरह खुलकर हंसते केशव उसे पहली बार देख रहा था। वह कुछ नहीं बोला, जबकि हंसने के बाद किंग कोबरा ने कहा, यहाँ ऐसा कोई टेप नहीं है जिसमें तुम्हारी आवाज टेप कर ली जाएगी। और फिर कानून का बेटा होने के नाते यह भी तुम जानते होगे कि कोर्ट में टेप की कोई वैल्यू नहीं होती। यह जानकर खुशी हुई कि यह बात आप भी जानते हैं। हम तो यह भी जानते हैं कि तुम्हारे जिस्म पर जख्म शेखर ने बनाया है, जिसने कोर्ट में कुकरेजा की जमानत नहीं होने दी। केशव सिर्फ धीमे से मुस्कुराकर रह गया। थोड़े चकित स्वर में किंग कोबरा ने पूछा, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? जबकि आपको इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? यकीनन मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किंग कोबरा को ऐसी बातों की जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम वह सब कुछ जानते हैं जो तुमने किया। जरूर जानते होंगे। क्या तुम्हें इस बात पर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह सब हमने क्यों होने दिया? होगी कोई मजबूरी। केशव ने लापरवाही से कंधे उचकाए। इस व्यर्थ का जवाब तलाश करने में क्यों माथापच्ची करूं? यह सवाल तुम्हारे लिए व्यर्थ का है? कतई। इस दो टूक जवाब को सुनकर किंग कोबरा उसे देखता रह गया। कई पल देखते रहने के बाद बोला, यह सवाल तुम्हारे लिए केवल तभी तक व्यर्थ है जब तक कि हम फील्ड कोबरा डफरिन को उसके विवेक से काम करने का हुक्म नहीं देते। तो हुक्म दीजिए, तब देखा जाएगा। केशव, इस बार किंग कोबरा अपनी कोहनियां मेज पर टिकाकर उसकी तरफ झुककर बोला। अभी तक उसे हमने कुछ खास कारण से रोक रखा है, और सबसे पहला कारण ये है कि हम तुम जैसे प्रतिभाशाली युवक की मौत इतनी आसानी से होते नहीं देखना चाहते। और दूसरा कारण एक बार फिर तुम्हारी कार्यप्रणाली देखने की ललक थी। क्या मतलब? बेशक, एक बार फिर तुम हमारे दिमाग को मात दे गए। हमें पल पल की रिपोर्ट मिलती रही, मगर थाने पहुंचने से पहले ना जान सके कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी स्कीम क्या है, और जब समझे तो मुंह से बरबसी वहां निकल गई। यकीनन तुमने अपने दूसरे शिकार से भी रिवेंज लेने का बेहतरीन तरीका निकाला। एक बार फिर तुमने कानून की धाराओं के बीच में से घुसकर सुरंग निकाल ली। जुर्म तुमने किया और मुजरिम कटघरे में कुकरेजा खड़ा था। चाकू तुमने चलाया
और साबित उसे करना है कि उसने तुम पर कातिलाना हमला नहीं किया। अगर कानून के पंडितों को बता दिया जाए कि तुमने दफा 307 का किस तरह मजाक बनाया है तो वे अपना सिर। आप फिर मेरी तारीफ करने लगे। यह तारीफ हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है। शायद यही वजह है कि हम डफरिन को अभी तक रोके हुए हैं। कब तक रोके रखेंगे? हाँ, सवाल ही है कि कब तक रोके रखेंगे। अगर तुम्हारी बदतमीजियां इसी तरह परवान चढ़ती रहीं तो कब तक रोका जा सकेगा उसे? बदतमीजियां? हाँ बच्चे, वह बोला। तुम्हारी जिस हरकत की कुछ देर पहले हम तारीफ कर रहे थे वह काबिल तारीफ केवल तभी तक है जब तक तुम्हारे दुश्मन के रूप में सिर्फ और सिर्फ जुनेजा शुगर के डायरेक्टर्स को देखा जाए। अगर यह मानकर सोचा जाए कि तुम्हारी टक्कर कोबरा से है तो ये हरकतें बदतमीजी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, बल्कि बचकाना हरकतें हैं ये। क्योंकि आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।